हाँ जी सारे, कैसे हैं सारे के सारे। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ मेरे और आपके यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स भी देखे में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 8 के बारे में, जो कि था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ, और ये मैच था चेपॉक में, जो कि चेन्नई का होम ग्राउंड है। जहाँ पे चेन्नई को हराना मतलब आप समझ जाओ भूखे शेर के मुंह से खाना छीनने के बराबर होता है। यहाँ पे चेन्नई का विन रिकॉर्ड इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, 71% है, शायद शायद मोस्ट है आईपीएल में। मुंबई और उनका चलते रहता है, मुंबई का वानखड़े और चेन्नई का चेपॉक। तो आज इस मैच के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मुझे लग रहा था कि आरसीबी के फैंस के लिए तो ये मैच एकदम मतलब दोनों हाथ में मोतीचूर के लड्डू के बराबर था, क्योंकि आरसीबी की चाहे आप बैटिंग देख लो, चाहे आप बॉलिंग देख लो, चाहे आप आरसीबी का मिडिल ऑर्डर देख लो, आज सब कुछ चला है ना। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस आई और कंप्लीट डोमिनेंस, एक ऐसा डोमिनेंस चेपॉक में दिखाना जो कि बहुत बड़ी बात है। और लास्ट टाइम आरसीबी जब यहाँ पे जीती थी तब विराट कोहली शायद इंडिया के लिए भी उन्होंने नहीं खेला था उस टाइम तक, और ना उस टाइम उनकी वो आइकॉनिक जर्सी नंबर 18 वो पहना करते थे। और उस टाइम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कमान सर राहुल द्रविड़ के हाथ में हुआ करती थी। राहुल द्रविड़ सर उस टाइम आरसीबी के कैप्टन थे। तो हम भी शायद 4 या 5 साल के हुआ करेंगे उस टाइम। तो उस टाइम वहाँ पे उस टाइम उन्होंने धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स को 2008 में चेपॉक में हराया था। तो उस टाइम था, और आज का टाइम है ऑलमोस्ट 17 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस बात को, और 17 साल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को उनके घर में हराना आरसीबी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक ओवरऑल स्क्वाड को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि हम इस बार हमने केकेआर को उनके घर पे हराया है, बहुत तगड़े मार्जिन से उनके घर पे हराया है, सीएसके को बहुत तगड़े मार्जिन से उनके घर में आया, कंप्लीट डोमिनेशन दोनों मैच में दिखाया आरसीबी ने। तो आरसीबी मेरे ख्याल से इस साल टॉप 4 के तो कंटेंडर है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, जिन्होंने आरसीबी को इस साल टॉप 4 में रखा था। जबकि मैं खुद ऑक्शन के बाद इतना खुश था एज आरसीबी फैन, क्योंकि मुझे एक कंप्लीट बैलेंस टीम दिख रही थी, जिसमें पिछले साल तक जहां आरसीबी के पास एक ढंग का मिडिल ऑर्डर नहीं था, इसलिए वो स्टार्टिंग फेजेस में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। बाद में उन्होंने कुछ चेंजेस किए जिसके कारण वो लगातार मैच जीत के क्वालिफाई कर गए। पर वो एक बहुत ओवरलोड हो चुका था, तो आरसीबी को तो आप बाहर होना ही था। लेकिन इस साल उनका मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल ऑर्डर है। और बॉलिंग में तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग के पावर प्ले में, जैसा कि आज आपने देख लिया कि अगर दो भुवी और हेजलवुड क्या चीज़ के केपेबल है। उन्होंने सीएसके की इतनी बड़ी अच्छी और बड़ी बैटिंग लाइनअप को भी 5 के रन रेट में रोक के रखा पूरे पावर प्ले में, जो कि बहुत बड़ी बात है। 6 का रन रेट भी इवन आने नहीं दिया, और प्रेशर तो बनना ही था उसके बाद। तो चलिए इस मैच के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता और बॉलिंग का फैसला लिया। कहीं ना कहीं उनका ये डिसीजन उनके हिसाब से सही होगा। लेकिन ड्यू का मुझे अब ये बात समझ नहीं आ रही, जब से ये आईपीएल में रूल आ चुका है कि अगर ड्यू फैक्टर रहेगा तो बॉलिंग टीम को नया बॉल दे दिया जाएगा, तो उसके बाद टॉस जीत के आप कुछ भी करो वो उतना मैटर नहीं करता है। और ये बात आरसीबी ने आज प्रूव कर दी। खैर आरसीबी को न्यू बॉल मिली, लेकिन वो लास्ट ओवर में मिली, जो कुणाल पांड्या ने फेंकी लास्ट ओवर, और जिसमें माही भाई ने अपना कमाल विंटेज एम एस धोनी एक देखने को हमें मिले, वो भी फैंस के लिए पैसा वसूल था। तो जहाँ तक की बात है, मैं टॉस की, तो टॉस के बाद हमें पता चल गया था कि भुवनेश्वर कुमार आ चुके हैं, वो फिट है खेलने के लिए, तो वो खेलेंगे, जिससे आरसीबी फैंस के खुशी का ठिकाना बढ़ चुका था। और वहाँ पे नेथन एलिस को बाहर का रास्ता दिखाया गया, और पथिराना भी फिट थे, तो वो भी खेलने के लिए अवेलेबल थे। तो मैच शुरू होते साथ ही फील्ड सॉल्ट ने अपनी बैटिंग शुरू कर दी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो उनको इसी मोट के लिए लाया कि आपको पावर प्ले में खुल के खेलना, चाहे कोई पिच हो आपको नहीं देखना है, 2 फील्डर है और आपको हमेशा बॉल बाउंड्री तक पहुंचानी है। फील्ड सॉल्ट ने अपना कारनामा बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे तरीके से रन गति को बढ़ाया। उसके विराट कोहली आज थोड़ा ज़्यादा ही फंस रहे थे स्टार्टिंग में, तो अच्छा उन पर प्रेशर आने नहीं दिया फील्ड सॉल्ट ने, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बैटिंग अपनी की है। और उसके बाद फिर आता है मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस बाय माही भाई, जो कि उन्होंने स्टंप करके पिछले मैच में भी दिखाया था, इस मैच में भी दिखाया। बहुत ज़्यादा कोई मतलब लाइटनिंग की स्पीड से, और सही कहते हैं कोई लाइट से भी अगर कोई ज़्यादा तेज़ है तो वो हमारे माही भाई है। 43 की एज में वो बंदे ने ऐसा स्टंप किया है। मैं एज अ आरसीबी फैन मैं खुद खड़े होकर ताली बजा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ भाई डेडी मतलब वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि फैंस को उन्हें देखना है, वो खेल सकते, वो इसलिए आ रहे, उन्होंने इस बार प्रूव कर दिया है। तो उसके बाद फिर क्या था, नूर ने अपना पहला विकेट शिकार कर लिया था फील्ड शॉट के रूप में। उसके बाद आते हैं देवदत्त पडिक्कल ने भी वही रोल निभाना शुरू किया, आते साथ उन्होंने छक्के मारने शुरू किए, छक्के चौके लगाने लगे, और उन्होंने विराट कोहली पे प्रेशर नहीं आने दिया। कम्प्लीटली ये था, प्रेशर आने देना नहीं था कोहली पे, तो कोहली ने अपना टाइम लिया, टाइम लेके फिर वो खेलने लगे। और फिर उसके बाद फिर अश्विन की गेंद पे उन्होंने कैच आउट थमा दिया कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि बहुत अच्छा कैच था। एक पल को वो रुक के चेक कर रहे थे कि शायद आउट हो या नॉट आउट है, पर नहीं, वो आउट था, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर होना क्या था,
आते हैं रजत पाटीदार, और आप तो जानते हैं रजत पाटीदार की बैटिंग स्पिन के खिलाफ कितनी अच्छी होती है। बहुत अच्छा, बहुत कामली उन्होंने स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर आज सीएसके की फील्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रजत पाटीदार को उन्होंने 3-3 जीवनदान दिया, और आप जब रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज जो कि स्पिनरों को मारने के लिए मशहूर है, उनको अगर आप उनको मौका दोगे, और एक नहीं, दो नहीं, 3-3 मौका दोगे, तो वो तो आपको ये करेंगे एब्सोल्युटली कैप्टन नॉक। और उन्होंने दिखाया कि उनमें कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है। हैट्स ऑफ टू दिनेश कार्तिक एंड मैनेजमेंट, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्रेशर एकदम रजत पाटीदार का आने नहीं दिया। बहुत अच्छी कप्तानी कहीं ना कहीं उनसे, और उन्होंने मारना शुरू किया और वो रुके नहीं। फिर विराट कोहली बैटिंग पे आते हैं, और पथिराना ने उन्होंने एक बाउंसर मारा, जिसके कारण मेरे को लगता है कि सिर्फ आरसीबी के फैन नहीं, सीएसके के फैन भी पथिराना पे गुस्सा होंगे, क्योंकि विराट कोहली इज जेम ऑफ इंडिया, जैसे हमारे माही भाई है। तो उनको अगर कुछ हो तो आरसीबी के सारे फैन बेस इंडिया के, पूरे भारत के, वो सामने वाले की ऐसी की तैसी कर दे। लेकिन हालांकि उसके अगले 2 बॉलों में विराट कोहली ने जवाब, अगली बॉल पे छक्का मार के वो रिएक्शन दे दिया था पथिराना को, तो वहाँ पे होता है। लेकिन फिर वो नूर को भी ट्राई करने जाते हैं और मिस हिट हो जाता है और कैच थमा देते हैं। उसके बाद लिविंगस्टन आते हैं। लिविंगस्टन भी आज थोड़े फंसे लग रहे थे, और ऐसे भी लिविंगस्टन का स्ट्राइक रेट स्पिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्लो है। हालांकि उन्होंने नूर को एक छक्का मारा, लेकिन अगली गेंद पे आउट हो गया, और खलील के खिलाफ भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वो साफ साफ तौर पर दिख रहा था। लेकिन इस टीम का एक माइंडसेट बहुत क्लियर है कि हमारी बैटिंग लाइनअप अब बहुत लंबी है। अब हम पहले साल जैसे नहीं कि जहाँ पे स्टार्टिंग के 2 या 3 प्लेयरों पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता था। अब हम खुल के खेलने में विश्वास रखते, और यही किया आते साथ जितेश ने भी लंबे लंबे हिट लगाए। भले वो आउट हो गए, लेकिन वो बखूबी अपना काम करके चले गए। फिर टिम डेविड आते हैं। टिम डेविड भी अपना 1-2 बॉल समझ लेते हैं, और लास्ट में तो टिम डेविड की फिनिशिंग आपने देखी, 3 छक्के लगातार उन्होंने सैम करन को मार दिए, और 3 छक्के मार के उन्होंने दिखा दिया कि वो एक इस टीम में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं फिनिशिंग के घातकनेस की। एक घातक प्लेयर है वो, और एक 6 सेटिंग मशीन उन्हें ऐसी नहीं कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया आरसीबी के द्वारा। एमआई ने रिलीज़ कर दिया था, तो ऑक्शन में भी इनके पीछे उतना वो गया नहीं था, और एक काफ़ी चीप में अच्छी बाय मिल गया आरसीबी को। और पथिराना ने वो 18वां ओवर अपना बहुत अच्छा डाला, और कहीं ना कहीं 1 ही रन दिया उस ओवर में, और उन्होंने रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या की विकेट ली। 1 रन आया, वो भी वाइड से आया, तो कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा ओवर था। लग रहा था सीएसके की तरफ मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, पर टिम डेविड ने 3 छक्का मार के वापस वो मोमेंटम आरसीबी के कैंप में डाल दिया। बहुत ब्रिलियंट, बहुत अमेजिंग नॉक थी। टीम 9 बॉल में ही, लेकिन उन्होंने अपना ये कर दिया कि मैं क्लियर हूँ, मुझे मार के खेलना है, मेरा यही रोल है, और एंड ओवर में आदमी करता भी वही है। उसके बाद आती है आरसीबी की बॉलिंग, और हेजलवुड और भुवनेश्वर ने जो पावर प्ले में कहर बरपाया है, बाप रे बाप। वो मतलब सीएसके के बैटर को मुझे एक पल को तरस आ रहा था कि अब बाउंड्री मार दे। स्टार्ट होते ही रजत पाटीदार राहुल त्रिपाठी को एक बहुत अच्छा बाउंसर डालते हैं हेजलवुड, वो खेल नहीं पाते, स्टिकर पे बैट लगता है, और फिल सॉल्ट को सामने कैच थमा बैठते हैं। और उसके बाद फिर ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, वो भी 2-3 बॉल ही खेलते हैं, फिर वो भी शॉट मारते हैं, जो कि पीछे जाके बाउंड्री के पास एक कैच लेता है। और उसके बाद फिर होना क्या था, सचिन रविंद्र समझ गया था कि 2 विकेट गिर गई, मुझे अपने विकेट बचा के खेलनी है। लेकिन विकेट बचाने का उतना कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। वो रजत पाटीदार की बहुत अमेजिंग कप्तानी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कप्तानी कि वो हमेशा से लगे रहे। भुवनेश्वर को तीसरा ओवर भी कराया पावर प्ले में, और उन्होंने जाते जाते दीपक हुड्डा का एक विकेट ले लिया, और आरसीबी के एम अपना कमबैक का ढोल बजा दिया। और वो एक्चुअली विकेट मैं भुवनेश्वर को नहीं, मैं जितेश को देना चाहूँगा, जिन्होंने अपील की तुरंत, और उन्हें पता था कि एज लगा, और उन्होंने रजत पाटीदार को कन्विंस किया, और रजत पाटीदार ने इमीडिएट रिव्यू ले लिया, क्योंकि उसमें आउट हो गया। और फिर होना क्या था, पावर प्ले में सीएसके का स्कोर था 30 रन पे 3 विकेट, और 3 विकेट गिरते तब कमर तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसके बाद फिर सैम करन को भेजते हैं वो लोग सीएसके। मुझे लग रहा था कि शायद शिवम दुबे को अभी आ जाना चाहिए, क्योंकि आरसीबी फिर फंस जाएगी स्पिन के बॉलर ये में। तो दिखता है थोड़ा इनएक्सपीरियंस है ऋतुराज गायकवाड़, बल्कि रजत पाटीदार की अमेजिंग कप्तानी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कप्तानी, कि उनको पता था कि ये हिट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कुणाल पांड्या को पीछे ही रखा लेफ्ट हैंडर के सामने, और लेफ्ट हैंडर को आने नहीं दिया। और लिविंगस्टन से उन्होंने लेग स्पिन और ऑफ ब्रेक बॉलिंग करवाई, जिसमें लिविंगस्टन ने भी आज पार्ट टाइमर में भी 2 विकेट ले लिए, एक सैम करन की और दूसरा अश्विन की। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कहना चाहूँगा। और फिर उसके बाद जब सैम करन की विकेट लेते हैं, तब शिवम दुबे आते हैं, पर लग ही रहा था आते आते उनको बहुत ज़्यादा देर हो गई है, और सीएसके को उनकी बहुत पहली ज़रूरत थी। इनको शायद पावर प्ले में ही बैटिंग करने आ जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ कर सकते थे। लेकिन रजत पाटीदार की बॉलिंग को मानना पड़ेगा, जहां हम सब वेट कर थे कि अभी कुणाल पांड्या को देंगे, कब लाएंगे। उन्होंने वापस यश दयाल को लाया। यश दयाल ने बहुत अच्छी स्पेल डाली, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो सचिन रविंद्र को प्ले डाउन किया, और उसके बाद फिर शिवम दुबे को करके
गेम पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके थे वो ऑलरेडी अपनी स्पेल में, दूसरी स्पेल में। लेकिन उसके बाद फिर हमें थोड़ा जड्डू और अश्विन की पार्टनरशिप दिखती है, लेकिन लिविंगस्टन, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, लिविंगस्टन आके अश्विन का विकेट ले लेते हैं। फिर उसके बाद जिस मोमेंट के लिए बहुत सारे CSK फैन वेट कर रहे थे वो मोमेंट होता है, हमारे माही भाई बैटिंग करने आते हैं। लेकिन तब तक मैच CSK के हाथों से बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका था, मतलब 31 या 31 बॉल में 100 से ऊपर रन चाहिए थे, जो कि लग रहा था पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ धोनी और माही भाई और जडेजा ही थे क्रीज पे, और बहुत ज़्यादा कम उम्मीद थी, क्योंकि उसके बाद उनकी कोई बैटिंग नहीं थी। और पता है, आप कितनों हिट मार लो, आप 3 मार लो, 4 मार लो, लेकिन आप 5वें में फंसोगे, ये हिसाब किताब था। और फिर उसके बाद CSK के भी कहीं ना कहीं शोल्डर डाउन थे, वो भी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर चुके थे, जबकि MHD क्रीज पे स्टिल थे। लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा था कि अब वो कुछ ट्राई करने वाले, बस उनकी अब यही कोशिश थी कि जितना ज़्यादा हो सके यहाँ से रन बना ले, ताकि रन रेट पर उतना दबाव ना है। लेकिन रन रेट में भी वो अच्छे खासे माइनस में जा चुके हैं, -1.07 करके कुछ उनका वो माइनस में जा चुके हैं। और बहुत अच्छी बॉलिंग मैं कहना चाहूँगा RCB के हेज़लवुड और यश दयाल और भुवनेश्वर से। और ये तिगड़ी तबाही मचाने वाली इस पूरी सीज़न, मेरे को समझ नहीं आता कि कोई एक्सपर्ट कैसे RCB को टॉप 4 से बाहर रख सकता है, जब पिछले साल उनका मिडिल ऑर्डर नहीं था, तब जैसे तैसे लड़ झगड़ के वो क्वालिफाई कर चुके थे। तो इस बार तो वो इतनी सॉलिड टीम, मतलब RCB के बहुत सालों बाद देखने मिल रही है। और ऐसा बैटिंग लाइनअप मेरे को लगता है आज से पहले मैंने 2016 में देखा था, जब विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, शेन वॉटसन हुआ करते थे इस टीम में। और आज वही फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, और फिर टिम डेविड, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ ये बैटिंग ऑर्डर है। और यंग थोड़े कम लोग हैं इसमें, सबकी एज अच्छी खासी है ना। लेकिन फिर भी इसमें सबसे ज़्यादा देवदत्त पडिक्कल ही होंगे, और उसके साथ फील्ड शॉट, क्योंकि जितेश शर्मा की भी एज 30 के ऊपर है। लेकिन एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है, और स्पिन को भी ये बहुत अच्छा खेल सकते हैं, जैसे रजत पाटीदार एंड जितेश शर्मा स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और बाकी पेस को खेलने के लिए लिविंगस्टन है, हमारे पास विराट कोहली है, और टिम डेविड को तो आप जानते हो, उनके आप रेंज में बॉल डालोगे तो वो उन्होंने सीधा छक्के ही मारने हैं। और बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा, मतलब पावर प्ले में मेरे को नहीं लगता कि ऐसा स्विंग कॉम्बिनेशन किसी के पास होगा। हेज़लवुड प्लस भुवी MI के पास है, बोल्ड बुमराह, पर बुमराह कब तक फिट होंगे अवेलेबल नहीं है। तो इसी के साथ चेन्नई को उन्होंने उनके घर पे हरा दिया है, और बहुत अच्छी स्टार्ट IPL की। और रन रेट तो बहुत ज़्यादा ऊपर खींच लिया RCB ने। RCB को हर साल रन रेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर मेरे को लग रहा है RCB ने इस बार दावा ठोक सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे एज RCB फैन, क्योंकि 2 कन्विंसिंग विन, कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन, जिन्होंने ऑलमोस्ट अपना कोर रिटेन कर लिया, स्टार्क और श्रेयस अय्यर को छोड़ के, उनको उनके घर पे हराना, जो कि पिछले साल चैंपियन थे, जिन्होंने 270 रन शायद बनाया था पिछले साल में। तो उनकी जैसी बड़ी टीमों को हराना, और ऐसा भी नहीं कि हराना, बहुत अच्छे मार्जिन से हराना, बॉलिंग के दम पे उनको रोक लेना इतने कम रनों पे। जहाँ आजकल ट्रेडिशनल T20 बैटिंग पिचों पे 220-230 से नीचे कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ पे आप रोक लेते हैं 180 के आसपास। और आज का गेम आपने 150 भी चेन्नई को बनाने नहीं दिया, और आपने उनके घर में ऑलमोस्ट 200 बना दिया, जो कि पिच 160-170 वाला है। तो मज़ा आने वाला है इस सीज़न। और अभी तो स्टार्ट है, अगला मैच RCB का GT से, होप फॉर द बेस्ट। और कल का मैच के बारे में बात करना चाहेंगे तो कल का मैच है गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस, जहाँ पे हार्दिक पांड्या की कल घर वापसी होने वाली है। हाँ, पिछले साल तो आपने देखा हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो कल घर वापसी कर रहे हैं, और अब वो वापसी कर रहे हैं एज अ 2 ICC ट्रॉफी के साथ। जी हाँ, 2 ICC ट्रॉफी के साथ। पहला उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, दूसरा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीता। तो अब देखते हैं उनको कैसा रिसेप्शन मिलता है, होप फॉर द बेस्ट। और वो कल खेलेंगे अपनी एक्स टीम के साथ, जी हाँ, गुजरात टाइटंस, जिनको उन्होंने एज अ कैप्टन ट्रॉफी जिताई थी, और कैप्टनसी की दावेदारी पेश की थी इंडिया के लिए थी। हालांकि वो अब बन नहीं पाए, वो अलग बात है, वो ये। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कल का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वानखेड़े से हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े छक्के मारे जाए। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मुंबई की बैटिंग वर्सेस गुजरात टाइटंस की बैटिंग, बहुत सही मज़ा आने वाला है। देखते हैं कल कौन बाजी मार ले आता है। और हार्दिक पांड्या तो अवेलेबल है, अभी बुमराह का देखना होगा कि वो कब से अवेलेबल होते हैं। और चलिए देखते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। तो चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।